दोस्तों, आपको क्या लगता है सीबीटी 2 में किसका सिलेक्शन होगा? सीबीटी 2 में उसी का सिलेक्शन होगा जो ये दो नियम फॉलो करेगा। पहला नियम है जो मैक्सिमम अटेम्प्ट करेगा, यानी कि पहले क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन तक बिना रुके हर क्वेश्चन को छूता चला जाएगा, चाहे वो सॉल्व कर पाए या ना कर पाए। इससे क्या होगा कि 1 से लेकर के 120 तक मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से 50% चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के। बताता हूँ कैसे। क्योंकि आपके जितने भी इजी क्वेश्चन हैं वो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं आसानी से, और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी से ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से या फिर और सबकॉन्शियस माइंड से आप सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा रूल है कि आपका जो भी नोट्स है, चाहे जीके का या मैथ्स फार्मूला और थ्योरीज का या फिर रीजनिंग का, वो पूरा का पूरा आप रिवाइज करके जाए। रीजनिंग में स्पेशली दोस्तों बचे हुए जो कुछ स्पेशल रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके जाएं। 25 से 50 क्वेश्चन भी अगर आप हर चैप्टर से लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन 90% पक्का हो जाएगा। दोस्तों, एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट आई कैन टेल यू दिस टू थिंग्स एंड दिस विल हेल्प यू गाइस। सो आप इस दो नियम को बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और अपने एग्जाम में सिलेक्शन का चांस बढ़ा लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही गोल्डन रूल्स हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। जैसा मैंने आपसे कह रखा है कि मैं 10 वीडियोज़ लाऊंगा, उसी का तीसरा सीरीज है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम एक अच्छे से कोट के साथ। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा आती रहती हैं और वो कठिनाइयाँ देखकर हम घबरा जाते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम हॉल में भी होता है। जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय भी कभी माउस काम नहीं करता, कभी आपका फोकस हिल जाता है, दूसरी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। इन सब चीज़ों से भी आपको एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं, और ये सब बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं। एक स्टूडेंट के लिए उसका फोकस बहुत ज़रूरी होता है। एक स्टूडेंट के लिए उसका ध्यान माउस और क्वेश्चन पे लगा होना, सॉल्यूशन पे लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, चाहे जीवन में आपकी जैसे भी कठिनाई हो, पारिवारिक कठिनाई हो सकती है, आर्थिक कठिनाई हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में कठिनाई हो सकती है, जिसे हम शैक्षणिक कठिनाई कह सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। उस कठिनाई को सकारात्मक तरीके से लेना है, और अगर आप इस कठिनाई को सकारात्मक तरीके से लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप सफल जरूर होंगे। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट हो सकता है, लेकिन आपको फेल नहीं होना होगा, आप जरूर सफल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसको अधिष्ठान कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं क्या इसमें कर रहा हूँ, आप जरा सा मेरी एक सेकंड के लिए बात सुन सकते हैं। दोस्तों, ये रैपिड फायर वीडियो होने वाला है। 10 से 12 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने उन सब टॉपिक्स को उठाया हुआ है जो एग्जाम्स में ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और मैं ये क्वेश्चन आपको ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको, इससे रिलेटेड थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, इसके अनुसार आप तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए अपने नोट्स को, ओके। ये सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? दोस्तों, ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था। आपको पता है 26 नवंबर को हम लोग प्रत्येक साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे देश में जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीज कुरियन के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उनके याद में मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। चलिए, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो मैं आपको देता चलूंगा, आप बस आराम से चीज़ों को क्लियर करते चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र को निरूपित करता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है JMM बारहेट। आपको जैसा कि पता है JMM क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये झारखंड की लोकल पार्टी है और बहुत ही पावरफुल पार्टी है, ठीक है, लोकली। इसका स्थापना शिबू सोरेन और 2 और लोगों के द्वारा किया गया था। 1973 में इसका स्थापना हुआ था। ये चीज़ आप याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, क्योंकि अगर ये चीज़ पूछ रहा है तो वहाँ ये बहुत कम चांस है, लेकिन पूछा जा सकता है कि इसका संस्थापक कौन थे, क्योंकि शिबू सोरेन जो है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। दोस्तों, वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा नहीं है? दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे, तट रेखा क्या होता है? समुद्र के किनारे, जो समंदर होता है, समंदर के किनारे जो भी राज्य बसे हुए हैं उनकी तट रेखा है, ठीक है। और बाकी जो भी राज्य हैं वो या तो किसी देश के साथ, जैसे बिहार और यूपी को अगर आप देखें तो वो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं, उनकी तट रेखा नहीं है, उनकी सीमा रेखा है, ठीक है, बाउंड्री लाइन है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश ये समुद्र के किनारे है, ठीक है, उड़ीसा ये भी है, गुजरात ये भी है, ठीक है, लेकिन राजस्थान नहीं है, तो इसका सही उत्तर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? दोस्तों ये आप समझिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन ये न्यूज चली थी अप्रैल 2025 में, उस समय न्यूज आई थी कि 90% लगभग जो है इंडिया और ब्रिटेन 90% चीज़ों पर सहमति बना चुके हैं, और उसी क्वेश्चन को पूछ दिया गया। तो आप 90% याद रखेंगे इस चीज़ को, ये दोबारा रिपीट किया जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? दोस्तों ये गोंडो फर्नेस जो शासक थे उनका उल्लेख करता है तख्त ए बही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप बताइए। ये विंडोज 10 है, सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति यानी कि टेलीकॉम पॉलिसी की नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? दोस्तों ये 1994 के तहत हुआ था, ठीक है। 1994 में दूरसंचार यानी कि टेलीकॉम पॉलिसी लाई गई थी, उसी के तहत ये 1994 में किया गया था। क्योंकि BSNL काफ़ी न्यूज़ में है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को याद करें अच्छे से। BSNL से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनको एक बार आप देख लें, गूगल पे जस्ट सर्च करें BSNL रिसेंट न्यूज़, आपको मिल जाएंगे। कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेन्यू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसका जवाब है फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखें। मैं ये क्वेश्चंस इसलिए ऐसे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप भ्रम में न रहें किसी तरह के, आपको प्रॉपर आइडिया हो क्वेश्चंस का, ठीक है। मैं इजी क्वेश्चंस चाहूँ तो करा सकता हूँ, और ये याद रखिए ये मीडियम क्वेश्चंस है, ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, मीडियम टू टफ क्वेश्चंस है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें मीडियम है और उसके बाद टफ है, ठीक है। तो जो 5 क्वेश्चन टफ हैं उनसे आप आइडिया लगाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको टॉप में ले जाएंगे, और सिलेक्शन उसी का होगा जो टॉपर होगा, ठीक है। टॉपर कहने का मतलब है कि जो 1% में होगा, ठीक है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 5.4%। रोजगार और बेरोजगारी भी हमारे देश में बड़ा मुद्दा है, तो इसको भी आप देखेंगे, स्टडी कर लेंगे। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गुजरात में साबरमती नदी बहती है, और ये अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। इसका मैक्सिमम जो साबरमती नदी है वो गुजरात में ही बहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 43B, यानी कि हिंदी में बोले तो अनुच्छेद 43 का ख, ठीक है। सौर चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? दोस्तों ये सौर चित्रकला है। सौर चित्रकला बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, और जितने भी चित्रकला है बाकी राज्यों के, मैं आपको सुझाव दूंगा कि उनको भी आप याद कर लें, ठीक है। ये सौर चित्रकला है उड़ीसा का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों ये हो जाएगी महानदी। महानदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और ये मोस्टली उड़ीसा में बहती है, ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है?
दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 30 जो है 30 बच्चे जो है हमारे यहाँ दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यही है शिशु मृत्यु दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी? दोस्तों क्या करेंगे, इंडियन पीपल, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, तो ये जो है कला के माध्यम से असहमति व्यक्त करते थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ कला के माध्यम से। या अगर लॉजिकली भी आप आंसर दे सकते हैं इसमें, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 120 क्वेश्चन गो थ्रू कर जाते हैं इमीडिएटली, तुरंत से, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है जिसमें आप लॉजिकली क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। और अगर आप 2, 4, 5 क्वेश्चन भी कर जाते हैं तो आपकी परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन जो है चांसेस बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर है रावी। रावी जो है सिंधु बेसिन तंत्र की प्रमुख नदी। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित करके 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट को, अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस पॉइंट को एग्जामिनर्स पूछ रहे हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, रिवाइज करके जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्राणी संपोषण में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अंतर्ग्रहण। प्राणी संपोषण जो होता है इसमें जटिल प्राणियों के लिए पहला महत्वपूर्ण चरण होता है अंतर्ग्रहण, ठीक है, यानी कि सबसे पहले अंदर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और यही मृदा अपरदन का कारण बनती है? दोस्तों यह है स्थानांतरी कृषि। रीजन क्या है मृदा अपरदन का? कि स्थानांतरी कृषि में जैसा आपको पता है, शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि स्थानांतर हो जाता है, यानी कि एक स्थान पर कृषि किया, फिर 6 महीने के बाद छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए, तो क्या हुआ, खुदाई हुआ और तरह तरह से क्रियाएं करने के बाद मिट्टी जो है वो उपयोग में आती है, ठीक है। और जब बारिश हुआ तो पहाड़ी से सारी की सारी मिट्टियाँ बह जाती है। ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में होता है, ठीक है। तो ये स्थानांतरित कृषि का एक नुकसान है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और बताया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज सिटी इंटीमेशन भी CBT 2 के लिए जारी हो चुका है, तो आप सिटी इंटीमेशन चेक कर लीजिए जाके कि किसका कहाँ कहाँ एग्जाम दिया है, और उसके हिसाब से आप टिकट्स और बाकी चीज़ें अरेंज कर लें, ठीक है, ताकि उस समय पर जाकर के आपको परेशानी ना हो। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।